संतुष्ट हूँ कि जो तथ्य हैं वो तथ्य मैंने प्रस्तुत किए। साथियों, 1914 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2014 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो मेन काम किए हैं, 2017 से 19 के बीच में जो मेट्रो का काम हुआ है, ये 6,988 करोड़ रुपए का मेट्रो की देन माननीय सांसद जी की है। आउटर रिंग रोड 104 किलोमीटर की, जिसमें 5,500 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है, ये माननीय सांसद जी की देन है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 4 लेन का, जो कि 2025 के अंत तक या 26 के शुरू में शुरू हो जाएगा, ये 4,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी, इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। गोमती रिवर फंड, इसके लिए 1,500 रुपये आवंटित हुए हैं। और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके लिए 1,800 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। टोटल 2014 से लेकर 2024 तक 54,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो माननीय सांसद जी के हाथों में हुआ है। आज जो आप नया लखनऊ 2.0 देख रहे हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके रूप में हमको ऐसा सांसद मिला। और ऐसा नहीं कि उनके सांसद होने से, रक्षा मंत्री के सांसद होने से विकास अपने आप हुए हैं, पर वो इस तरह कड़ी समीक्षा लेते हैं कार्यक्रमों की, इस तरह कड़ी जो प्रोग्राम की इस तरह कड़ी मॉनिटरिंग करते हैं कि प्रदेश सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं और रेलवे से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित हैं। उनको मालूम होगी कि एक एक प्रोजेक्ट उनके उंगलियों पर रहता है कि किस तरह जो है वो किस प्रोजेक्ट की राशि कैसे पहुँचनी है और कहाँ पे वो अटक रही है। तो मैं आप चाहूँगा इस पुस्तक को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और इसको आप जरूर पढ़ें। इसमें आपका पूरा लखनऊ क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह जी का पूरे सफ़र के साथ ही लखनऊ कैसे विकसित हुआ और क्या क्या उनकी देन है लखनऊ के लिए। बाकी उनके बारे में बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्य अतिथियों के बारे में मैं श्री ब्रजेश पाठक, इनके लिए जो है वो सभी लोग आप जानते हैं, इनके लिए बोलना जो है वो लखनऊ के ही है, तो बहुत बोलना तो उनके लिए जो है वो सभी की जानकारी में है। पर ये लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे साथी रहे हैं और किसी भी पुस्तक, कोई भी किसी की पुस्तक, किसी लेखक की पुस्तक जो है वो एक उसके गमले का उगा हुआ फूल होती है, पर वो उसके पुस्तक का विमोचन का जब अवसर आता है तो वो उसके लिए गुलदस्ता होता है। जैसे गुलदस्ते में आप लोग सब लोग यहाँ पे इकट्ठित है, तो अलग अलग तरह के फूल इस गुलदस्ते में हैं, पर ये गुलदस्ता जो है वो एक बगीचा बन जाता है जब इसका विमोचन करने वाले सभी आपके अपने लोग हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी आपके लोग हैं, तो ये गुलदस्ता हो जाता है, विमोचन का अवसर गुलदस्ता हो जाता है। पर ये एक ऐसा अवसर है कि जहाँ मैंने पढ़ाई की और जीवन में हमने जहाँ पे इतना समय व्यतीत किया, लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरी पुस्तक का विमोचन हो रहा है, तो ये बगीचा ना होकर के ये वैली ऑफ फ्लावर्स जैसा मुझको अनुभव मिल रहा है कि मैं फूलों की घाटी में हूँ, जहाँ पर मेरी पुस्तक का, मेरी एक छोटी सी फूल का विमोचन यहाँ पर हो रहा है। श्री ब्रजेश पाठक इसी छात्र राजनीति से निकले हुए वो पहले नेता हैं जिन्होंने नींव रखी है छात्र नेता से लेकर के मुख्य धारा की राजनीति का। उसके बाद उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत से लोगों ने 90 के दशक में बहुत से लोगों ने राजनीति में लंबा सफर तय किया, लेकिन इसके छात्र राजनीति से मुख्य धारा राजनीति के ध्वजवाहक जो है वो ब्रजेश पाठक ही है। ये पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने छात्र राजनीति को मुख्य राजनीति से जोड़ा। लेकिन क्या होता है कि जो है वो छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आने के बाद कुछ भटकाव हो जाता है। इसके साथ जरूरी होता है कि आपके साथ राजनीतिक सूचिता होनी चाहिए और आप जब सार्वजनिक जीवन में हो तो आपको हर चीज़ का इतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। एक जरा सा भी दाग आप पे लग गया तो आपका राजनीतिक जीवन या सार्वजनिक जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। दैट इज द डेड एंड। तो पाठक की उस चीज़ का राजनीतिक सूचिता
शुचिता का एक उदाहरण है, जिन्होंने राजनीतिक शुचिता को, इनके साथ कोई विवाद आज तक नहीं जुड़ा, जहाँ तक मेरी जानकारी कोई किसी तरह का विवाद नहीं जुड़ा, जो इनको यहाँ तक लेकर के आया है और आगे भी लेकर के जाएगा। तो बाकी मैं एक बार दोहरा चुका हूँ, फिर मैं दोहराऊँगा कि मैं 5 मिनट लूँगा। नेताओं के बारे में लोगों की धारणा होती है कि आप एक बार नेता बन जाइए, विधायक या एमपी बन जाइए तो आपकी 7 पुश्तें खाएंगे। ये लोगों की, आम लोगों की धारणा होती है। लेकिन जो लोग नेताओं को बड़े करीब से जानते हैं, खासतौर से सांसद और एमपी इनको बड़े करीब से जानते हैं, तो अधिकांश जो एमपी हैं, एमएलए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा अपनी सैलरी पे गुजारा करते हैं, अगर उनका अपना कोई व्यवसाय नहीं है या उनका कोई अलग, और अधिकांश लोगों का अपना कोई व्यवसाय नहीं होता। एक विधायक की सैलरी आप 1.25 लाख रुपये होती है, अगर मैं सही हूँ। एक विधायक की सैलरी 1.25 लाख होती है, जिसमें उसको अपना परिवार चलाना होता है, उसमें उसको अपने बच्चों की पढ़ाई करानी होती है, और प्लस उसके बाद उसको अपने क्षेत्र में दौरा करना होता है और तमाम कार्य करने होते हैं। इसी तरह एमपी की भी सैलरी, और दूसरा लोगों की बड़ी धारणा है कि जो सांसद निधि होती है, विधायक निधि होती है, जैसे सांसद निधि 5 करोड़ है और विधायक निधि 3 करोड़ से अब 5 करोड़ कर दी गई है 2023-24 में, वो लगता है सांसद और विधायक का अपना पैसा है। वो पैसा जिला प्रशासन के पास होता है, केवल विधायक और सांसद संस्तुति देता है कि आपको ये कार्य कराना है। तो आप ये धारणा निकाल दीजिए। लोग का बड़ा कहना ये आसान है कि एमपी कैंटीन में, जो पार्लियामेंट में कैंटीन में बड़ा सस्ता खाना मिलता है। आप बताइए, अगर वहाँ पे सांसद से मिलने क्षेत्र के 20-25 लोग जाते हैं, उसको अगर 20-25 लोगों का खाना पब्लिक रेट पे खिलाना पड़े तो वो कहाँ से खिला पाएगा? अगर आप लोग विरोध करते हैं कि सांसदों की सैलरी बढ़ रही है, मैं विपक्ष से नहीं ले रहा किसी राजनीति का, क्योंकि मैंने करीब से राजनीति को देखा है। अगर लोग इसी तरह विरोध करेंगे राजनीति के नेताओं का और विधायकों का कि इनकी सैलरी बढ़ने पे बड़ा विरोध होता है, अगर आप इस चीज़ का विरोध करेंगे तो आप निश्चित जान लीजिए कि आप अपने सांसद और विधायक को भ्रष्टाचार की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, जो कि बड़ा पाठक जी का बड़ा माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा शॉर्ट नोटिस किया है, उनको कहीं जाना भी है, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आए और भरपूर तरीके विमोचन पहले बात भी कराने की हमारा भी तो अधिकार है, तो आए और भरपूर रूप से दिल खोल के लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए हैं तो दिल खोल के बातें करें। बाकी आपके पास